तो इसको शुरू करने के लिए आज से हम ये चैप्टर यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। तो फंडामेंटल है हमारे ग्राउंड वाटर जियोलॉजी का। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था हमारे लालन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर दर्शित भाई पढ़िया जी को कि वो आए और आपके साथ एक प्रेजेंटेशन साझा करें, ताकि थोड़ा एक ओवरव्यू आ जाए कि जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर जियोलॉजी की बात करते हैं, तो क्या क्या चीजें पेरिफेरल्स में और कोर में इसके साथ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था हमारा इनविटेशन, तो आज वो हमारे साथ है। तो आगे का जो पूरा जो काम जो है मैं दर्शित जी को देता हूँ कि आगे का प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करें। दर्शित जी। from the city as well as good morning friends, dear students। आज का जो टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल्स को ही समझना पड़ेगा कि भाई फंडामेंटल्स होता क्या है। कई बार कॉलेज लाइफ में हम लोग थे तब बोलते थे यार फंडा क्लियर नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स वी आर स्टिल लेकिंग सम बेसिक नॉलेज। सो बेसिक जो एकदम जो कहता है कि अगर हमें 10 मंजिला इमारत भी खड़ी करनी है तो सबसे पहले तो बेसमेंट ही बनेगा। सो दैट इज अवर बेसिक। अगर बेसिक क्लियर है, अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर है, तो ही चाहे 10 मंजिला बनाओ 20 मंजिला बनाओ कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर फाउंडेशन वीक है तो एक या दो मंजिल में भी घर हमारा जो है वो गिर जाएगा। सो उसी बेस पे आज का हमारा जो टॉपिक लिया गया है दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ ग्राउंड वाटर जियोलॉजी। ओके, सो सो ग्राउंड वाटर शुरू करने से पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये पानी जो है वो आया कहाँ से, ग्राउंड वाटर तक पहुंचा कैसे। सो इस पूरे चीज को हम ऑलमोस्ट 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमें डेली कुछ ना कुछ इसमें भी नया नया देखने को मिलता है। जैसे कि इस पूरी टर्मिनोलॉजी कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में बहुत सारी मेन प्रोसेस होती है, जैसे कि इवोपोरेशन है, हमें सब पता है। पहले से इवोपोरेशन बोलते थे, फिर प्रिसिपिटेशन बोल देते थे, फिर हम लोग सीधा ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते थे। धीरे 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 जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया, डिटेल स्टडी होती गई, फिर इसके साथ साथ कुछ स्टेटिस्टिक्स भी लगे। तो शुरुआत करते हैं हम इवोपोरेशन से। तो हमें पता है कि भाई जब लिक्विड जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो जब अपना फेस चेंज करता है तो उसे हम इवोपोरेशन कहते हैं, फिर वो कोई भी कंडीशन से हो। फिर ट्रांसपिरेशन, जब प्लांट में से वाटर रिलीज होता है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब इन दोनों चीजों को इकट्ठा कर देंगे तो इवोपो ट्रांसपिरेशन कहेंगे। फिर कंडेंसेशन, जब वेपर ठंडी हो जाती है और वापस क्लाउड्स के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग एटमॉस्फियर में ऊपर जाते जाते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर है वो कम होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो चीजें सिकुड़ती है। मतलब कि पहले जितना ही ह्यूमिडिटी था वो पहले फॉर एग्जांपल 1/1 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था, अब वही ह्यूमिडिटी घट के 1/1 स्क्वायर फुट में आ जाएगा। सो ह्यूमिडिटी रिमेन सेम, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो एरिया था वो घट गया। क्यों घटा? क्योंकि जैसे 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 हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जो है स्क्विजीनेस आएगी, जो एटम्स है वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया, दैट बिकम्स वाटर वेपर, और वो कंडेंस होना शुरू कर दिया। ज्यादा कंडेंस हो गया एट द ड्यू टेम्परेचर, वो रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट या हेल के फॉर्म में शुरू हो जाएगा। फिर आएगा जैसे कि बारिश गिर गया, जमीन पे टच हो गया, तो द फ्यू वाटर ड्रॉप्स विल बी सॉक, कुछ सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी का जो ज्यादा फ्लो है वो रन ऑफ पे चला जाएगा। अब जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो सबसे पहले पहली सरफेस में स्टोर हो जाएंगे। अब वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे 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 डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगा, उसे हम परकोलेशन कहेंगे। और फाइनली जब वो जमीन के अंदर स्टोर हो जाएगा उसे हम ग्राउंड वाटर कहेंगे। और वो भी फ्लो करता है बिकॉज आवर स्ट्रेटास आर ऑल्सो स्लोपिंग। ओके, अब इस चीज को थोड़ा सा स्टेटिस्टिक के साथ समझते हैं यहाँ पर। सो दिस डायग्राम हम सब ने देखा है, उतने सालों से देखते आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 7 ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर हमने जोड़ने की कोशिश की है। सो दैट इज दी कितना एक्सचेंज हो रहा है वाटर साइकिल में। हर एक प्रोसेस अपना अपना रोल प्ले करती है, जैसे कि प्रिसिपिटेशन है, इवापोरेशन है, लेकिन
हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं यहाँ पर ओशियंस को। दैट मीन्स दिस इज द मेन स्टोरेज। सबसे ज्यादा अगर क्यूबिक किलोमीटर ऑफ स्टोरेज अगर कोई रखता है तो दैट इज ओशियन। फिर दूसरा आता है आइस। फिर तीसरा आता है हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है। यहाँ से फिर रिवर एंड लेक्स आते हैं। ठीक है। इवोपरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है, लैंड प्रिसिपिटेशन अराउंड 114 लग रहा है। सो धीरे धीरे जैसे 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 साइंस आगे बढ़ रहा है। यूनिट सब क्यूबिक किलोमीटर में है। या दैट इज 1000 क्यूबिक किलोमीटर फॉर ईयर फॉर एक्सचेंज और 1000 क्यूबिक किलोमीटर फॉर स्टोरेज। सो जहां जहां पर आप व्हाइट देख रहे हैं दैट इज अवर स्टोरेज। और जहां 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 पर आप जैसे कि प्रिसिपिटेशन देख रहे हैं तो दैट इज अवर क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। सो यू कैन सी ये चीजें चेंज होती रहती है क्योंकि हमें अभी पता है, जैसे कि आज की तारीख पे भी अगर हम बात करें तो इनिशियली जब मानसून शुरू होने वाला था उसके पहले ये बताया गया था कि भाई गुजरात में इस बार बहुत अच्छा मानसून आएगा, ये आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या हम जो भी कहें, लेकिन धीरे 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 अभी ऑलमोस्ट 80% जितना बारिश हुआ है, जो पहले प्रेडिक्ट हुआ था कि भाई 110% तक भी जा सकता है। लेकिन अभी ऑलमोस्ट अगस्त 15 हो गई, 17। सो दैट मीन्स स्लोली स्लोली नाउ अवर सीजन इज गेटिंग ओवर। सो थिंग इज कि हमारा जो प्रेसिपिटेशन है अब वो फिक्स नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो जैसे हम बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में भी हम यहाँ पर डेफिनेटली बात करने वाले हैं कि भाई हमें अब क्यों ऐसा लगने लगा है सभी को कि भाई कुछ ना कुछ तो इश्यू आ रहा है। बिकॉज हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इतना बारिश होगा, लेकिन अब इतना हो नहीं रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर ये बारिश नहीं होगा उतना पानी जमीन पे नहीं आएगा और दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट दी ग्राउंड वाटर। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन वाटर साइकिल। हमें लगता है कि भाई ग्राउंड वाटर का क्या रोल है वाटर साइकिल में, लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा रोल है। सो सबसे पहला है कि भाई मेंटेन द बेस फ्लो इन द रिवर। अब ये बेस फ्लो क्या होता है कि यूजुअली पेरिनियल टाइप की रिवर होती है, सीजनल रिवर होती है, एफिमरल सीजनल रिवर्स होती है। कुछ रिवर्स ऐसी होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के टाइम 2 या 3 दिन तक पानी रहता है उसमें। कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो पूरे साल आप कभी भी जाइए वहां पानी रहता है। सो ऐसी जो रिवर्स है पेरिनियल्स लाइक गंगा यमुना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चाहे 1 साल 2 साल बारिश ना हो, लेकिन दोज आर ग्लेशियली फीड रिवर्स। तो वहां पर ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे 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 बढ़ता है, मतलब कि द वाटर विल परकोलेट फ्रॉम द रिवर सिस्टम टू द ग्राउंड वाटर। दूसरा है द रोल ऑफ ग्राउंड वाटर इन वाटर साइकिल की, जैसे कि कच्छ में अभी अभी ठीक है मानसून भी काफी अच्छा चल रहा है, मतलब कि लास्ट 3-4 सालों से या तो 10 साल से बोल रहे हैं। ठीक है। एसईटी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। पहले इन पूरे कच्छ को ड्राउट प्रोन रीजन कहा जाता था। तो अगर 3 साल बारिश नहीं होती थी तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा पूरा जो कच्छ है वो डेफिनेटली हमारा ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता था। अब वो ग्राउंड वाटर कहाँ से आया, क्योंकि भाई दैट इज फ्रॉम दी वाटर साइकिल। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज कनेक्ट सरफेस एंड द सब सरफेस वाटर सिस्टम। जैसे कि ग्राउंड वाटर फीड्स इनटू द लेक, वेटलैंड, कोस्टल एस्टूरीज है, सलानिटी और इकोलॉजी को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। अभी इस पे मैं ये एक्चुअली डायग्राम रखने वाला था लेकिन मैंने रखा नहीं है, मुझे लगा था कि थोड़ा मे बी ज्यादा हो जाएगा साइंटिफिक वे में, इसलिए रखा नहीं। लेकिन अभी जैसे कि ये डिस्कस अभी यहाँ पर आया कि कैन एनीबडी टेल मी स्प्रिंग क्या होता है? यस, कोई भी? जैसे कि अभी जहाँ मानसून सीजन चल ज- रहा है तो जहाँ से ग्राउंड हम्म, जहाँ से ग्राउंड वाटर ओपन होता है। वेरी गुड। जैसे कि अभी बहुत अच्छा मानसून सीजन चल रहा है और मैक्सिमम जो है टूरिस्ट जो है वो लोनावाला जाएंगे, खंडाला जाएंगे, ऐसे माउंटेन्स में जाएंगे और हमें झरने दिखेंगे। यस और नो? यस यस। तो वो जी। वो झरने बने कैसे? कैन एनीबडी टेल? वो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है कि मिक्स है, क्या है क्या?
आई गेस ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आ गया होगा, तब जाके कहीं से उसको जगह मिली और वो बाहर निकले। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जैसे कि हम अभी बात करें कि सापुतारा में बहुत सारे टूरिस्ट है, जैसे कि 3 दिन में भी पूरा जो है सापुतारा है जो है दैट इज हाउसफुल। तो ये ऐसा फैसिनेटिंग लैंडस्केप क्रिएट होता है ह्यूमन के लिए कि सभी लोग घूमने जाते हैं। होता क्या है, इसमें बारिश तो हो रही है लेकिन झरने जो है वो बारिश खत्म होने के 2-3 दिन बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। अब तो बारिश तो नहीं हो रही लेकिन फिर भी वो झरने में से पानी बह रहा है, दैट मीन्स कि वो अब सरफेस वाटर तो नहीं है, दैट इज अवर ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर धीरे 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 नीचे परकोलेट होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा स्ट्रेटा आ जाता है कि जो ग्राउंड वाटर को फर्दर नीचे नहीं ले जाएगा, तब ग्राउंड वाटर क्या करेगा, उस स्ट्रेटा का स्लोप फॉलो करेगा। और अगर वो स्ट्रेटा कहीं ना कहीं जो हमारा हिल सेक्शन है, ठीक है, वो कट में है, कहीं ना कहीं एक्सपोज है, तो वहां से फिर झरना हमारा बहना शुरू हो जाता है और हमें बहुत अच्छा सीन देखने को मिलता है एंड वी ट्राई टू फोटोग्राफ इट। सो दिस इज द अगेन द रोल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द वाटर साइकिल कि वो सारी चीजों को कनेक्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इकोसिस्टम्स, नॉट ओनली फ्रेश एज वेल एज सलाइन इकोसिस्टम्स को भी ये सपोर्ट करता है। फिर आते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। जैसे हमने कहा कि भाई ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है हम लोग, ठीक है, दैट इज 250 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। इसमें इंडस्ट्री भी आ गया, हाउस होल्ड भी आ गया, और जो भी हमारा कैटल है ये एवरीथिंग इज बीन इंक्लूडेड। ओवर एक्सटेंशन तो चल ही रहा है। साथ साथ पे दूसरा क्या हो रहा है, अभी का केस देख सकते हैं कि आई थिंक सो डे बिफोर यस्टरडे कश्मीर में हुआ लैंडस्लाइड हुआ और बहुत सारे लोग वैसे ऑलमोस्ट 50 का तो डेथ अभी रिपोर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सडन क्लाउड ब्रस्ट। कुछ दिन पहले वापस उत्तराखंड में भी सडन क्लाउड ब्रस्ट हुआ। सो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली? नंबर वन इज अर्बनाइजेशन इंक्रीज। ये इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ है, आई थिंक सो 2 साल पहले जूनागढ़ का केस, बेंगलोर का केस, ठीक है, बारिश तो उतना ही गिरा 10 इंच, पहले भी 10-12 इंच गिरता था, लेकिन उस टाइम पर क्या था कि सोइल एक्सपोज था, सो द वाटर वाज टचिंग द ग्राउंड एंड वाज एबल टू गेट परकोलेटेड। तो क्या हो रहा था कि भाई जो पानी है वो जमीन पे गिरने के बाद एब्जॉर्ब होता था, परकोलेट होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास कॉन्क्रीट जंगल है वहां पर, सो वहां पानी कहीं पर भी परकोलेट होने वाला नहीं है। सो इट इज गोइंग टू एड 100% टू द रन। तो ऑब्वियसली बात है कि जो थोड़े से भी गहराई वाले एरियाज है सिटीज में, जैसे कि कोई स्ट्रॉम ड्रेनेज के पास कोई बस्ती रहती है या तो कोई थोड़ा सा स्लोप में डाउन स्लोप में रहती है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर रन ऑफ का सारा पानी जाने वाला है और आज के दिन में ये हो भी रहा है। तीसरा है पॉल्यूशन, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, दैट इज राइट नाउ इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, बट इट इज ह्यूमन इम्पैक्ट। और चौथा जो सबसे इरेक्टिक पैटर्न जो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट की, सडन क्लाउड ब्रस्ट हो जाना, कई कई बार लगता है कि अरे बारिश बहुत होगी और अचानक से पूरा मानसून हट के धूप निकल जाती है। सो नाउ थिंग्स इज हैपनिंग, इवन जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इतना काम कर रहा है फिर भी वो परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि भाई बारिश होगा कितना होगा। जैसे कि इसी साल का हमने एग्जांपल दिया कि पहले बताया जा रहा था गुजरात विल हैव मोर देन 100% ऑफ रेन, लेकिन अभी वो करीबन 80% के आसपास आके रुक गया है। और अभी लेट्स सी, अगर सितंबर में, यूजुअली सितंबर सीजन नहीं होती, लेकिन पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि नवरात्र के दिन भी बारिश होती है और जो खेले रहते हैं उनको भी यहाँ पर दिक्कत आती है, जो यूजुअली वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज हियर। सेकंड, ग्राउंड वाटर का क्या क्या रोल है, तो कि भाई क्रिटिकल फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज। सो आज की तारीख में भी वर्ल्ड का 50% सप्लाई जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट इज द पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर। नो डाउट हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, यूजुअली सिटीज में रहते हैं, तो हम लोग तो क्या बोलते हैं कि डैम से जो हमारी म्यूनसिपालिटी जो पाइपलाइन लेके आती है उसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन स्टिल इंडिया इज स्टिल खेतीबाड़ी देश और हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड से ही रिलेटेड है। और जैसे ही आप सर्वे करेंगे
कहीं कहीं पर फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आप गांव में जा रहे हैं ना, दे आर स्टिल यूजिंग दी वेल वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। सो आज की तारीख में भी वर्ल्ड में 50, इवन कई बार यहाँ पर भी हमने देखा है कि इनिशियली कच्छ में भी, स्पेशली भुज में भी ऐसा था कि जब तक नर्मदा कैनाल नहीं थी तब तक ग्राउंड वाटर और अपना जो डैम का वाटर है वो मिक्स होके सभी के घर पे आता था। सो यस, दिस वाटर इज स्टिल बीइंग यूज्ड। इरिगेशन में सपोर्ट होता है, इंडस्ट्री में स्पेशली सबसे ज्यादा पानी जो होता है थर्मल पावर स्टेशन, पावर प्लांट्स में, या तो वॉशिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर। और बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्राउंड वाटर से क्या रिलेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेशन है, बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया का मेजोरिटी ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। और एग्रीकल्चर जो हमारा है वो प्योरली, ठीक है, मीटियोरिक वाटर मतलब कि सर्फिशियल वाटर और ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, बारिश के टाइम पे ही हमारे वो पर्टिकुलर क्रॉप्स आते हैं, उसके बाद बाकी के 8 या 9 महीने जो भी क्रॉप्स आते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट क्रॉप्स बन जाते हैं। कल्चर और हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत है हमारी, ठीक है। और इस पे अगर आप लोग प्रताप सिंह साहब है, वो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और उनने ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ दिस स्टेप्स वेल्स एंड ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स ऑफ राजस्थान पे पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, पढ़ने लायक है कि आज की तारीख में और वहां पर कौन कौन सी, उस टाइम पर ना ही रजिस्टिविटी थी उनके पास, ना ही दे वर हैविंग दैट कि भाई चलो हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया। फिर उसके बावजूद भी दे वर वेरी गुड इन दी ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हिस्टोरिकल वैल्यू। नाउ थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज में जाते हैं। तो टेक्निकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर। आपने सुना है कभी कि 3 टाइप के ग्राउंड वाटर होते हैं? पहली बार। पहली बार, ओके ओके। पानी 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 होता है बस, पानी बाकी पानी कुछ होता है, ओके। सो एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर्स, जिनमें से जो रेड वन मैंने मार्क किया यहाँ पर मेटोरिक, दैट इज व्हाट वी ऑल आर यूजिंग। बाकी ये दोनों है ना वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता है, बिकॉज दीज आर वेरी 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 रेयर। एक बार वेरी नहीं बोल रहा हूँ, 3 बार वेरी बोल रहा हूँ, दीज आर दी वेरी वेरी रेयर थिंग्स। सो सबसे पहले समझते हैं भी कॉर्नेट वाटर क्या होता है। तो हम हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कच्छ? मैं नहीं, हूँ कोई कच्छ से। असम या तो हाँ। ऐसी जगह जहां पर हमारे पास रेत के खड़क है। 3 टाइप के खड़क होते हैं, एक अग्निकृत मतलब कि लावा और मैग्मा में से बने, दूसरे होते हैं जो मेटामॉर्फिक होते हैं, मतलब कि एक बार पत्थर बन गया फिर उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर के कारण चेंजेस आए, उसे मेटामॉर्फिक कहेंगे। और तीसरा होता है मिट्टी के खड़क, मतलब कि सेडिमेंट इरोड हुए, कहीं पर जाके डिपॉजिट हुए और बने। और इन तीनों में से पानी हमें यूजुअली एक ही में से मिलने वाला है, दैट इज अवर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जी। आपके आप जहां जहां पर शायद अलग अलग जगह से रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपने सेडिमेंट्री रॉक्स, मिट्टी के खड़क आपके सामने आए होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कॉर्नेट वाटर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये मिट्टी के खड़क बनते कैसे हैं। हम्म। मुझे ये डायग्राम ऐड करना था लेकिन नहीं ऐड कर पाया। ये आपको सर। सो सेडिमेंट्री रॉक्स जब बन रहे हैं तो उसको एक बेसिन चाहिए। अगर हम लोग के जैसे कि कहीं पर हमें सारी चीजें डंप करनी है तो हम कहाँ डंप करेंगे, हमें गड्ढा चाहिए, वी रिक्वायर्ड अ बेसिन। तो ये अगर ये बेसिन पानी से भरा हुआ है ड्यूरिंग द डिपोजिशन, तो जब ये पूरा मटेरियल भी डिपॉजिट होगा ना, इट विल ऑल्सो हैव सम वाटर। अब एक लेयर आया, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आया, उसके ऊपर तीसरा लेयर आया। सो व्हाट इज हैपनिंग, नीचे वाला जो लेयर है वो कंप्रेस होगा। अगर हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कंप्रेस होगा वो उसके अंदर जितना पानी स्टोर करके रखा था, कौन सा पानी, जब वो फॉर्म हुआ था, जब वो फॉर्म हो रहा था तब वो एक पानी में डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। तो वो सारा पानी अब स्क्वीज होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई पानी फंस गया अंदर, स्क्वीज होके बाहर नहीं निकल पाया, द वाटर विच गॉट ट्रैप्ड, तो इस ट्रैप्ड वाटर को हम कहेंगे
कॉर्नेट वाटर. So this is very important for a geologist, especially जो उस पर्टिकुलर रॉक की पेट्रोग्राफी कर रहा है कि भाई वो रॉक जब बना था. आई थिंक सो आई एम एबल टू, आई एम ऑडिबल. Yes, yes, yes. Continue. Please ओके. continue. सो जब वो रॉक बना था तब कौन सा टाइप का एनवायरनमेंट था, कौन सा पानी था, सलाइन था, कम सलाइन था, अच्छा उस पे कौन कौन से मिनरल से क्या था. अगर वो पानी फंसा हुआ मिल जाता है, दैट इज वेरी वेरी रेयर, तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे कॉर्नेट Connect. फ्लूइड. ठीक है. सो ये हमें मिलने वाला नहीं है, दैट इज ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस. सो इट इज वेरी वेरी रेयरली इट इज फाउंड. सेम वे क्वांटम क्वांटिटी भी वो कम होगी ना, बिकॉज इट इज रेयरली फाउंड, तो क्वांटिटी भी कम क्वांटिटी होगी. तो एक आध 4 पेज में 1 ड्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जियोलॉजिस्ट. एग्रीड. या एग्रीड एग्जैक्टली. सो अभी अभी बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं इसके ऊपर. आपने शायद थोड़ा पढ़ा होगा कि इनिशियली जैसे कि अभी 2019 20 या 21 में कोरोना आया था ना, तब उसके बाद बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए. और अभी उसके बाद में ये बताया जा रहा था कि भाई एंटार्क्टिका का अगर आइस मेल्ट होता है ना, तो बहुत सारे वायरसेस आएंगे. यस. तो दैट मीन्स वो जो वायरसेस है वो आज के नहीं है, जब वो डिपोजिट बना था. और उसके अंदर एग्जैक्टली फंस गए थे. सो सेम वे दिस कॉर्नेट फ्लूइड भी फंसा हुआ है. अगर वो मिल जाता है तो अगर वो रॉक फॉर एग्जांपल 100 करोड़ साल पहले बना है, तो हम एग्जैक्टली बोल सकते थे कि 100 करोड़ साल पहले वहां की जियोकेमिस्ट्री या तो वाटर केमिस्ट्री क्या थी, जो अभी आज की तारीख में हमें दिखने वाली नहीं है. सो दैट वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी रेयर. सिंगल ड्रॉप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इस वाटर को हम कहते हैं कॉर्नेट वाटर. दूसरा सेम वैसा ही रहता है, वेरी 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 रेयर अगेन, मैग्मेटिक. मतलब कि जब मैग्मा इरप्ट होता है ना, तब उसमें भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे. कुछ मैग्मा वॉल्केनो ऐसा होता है कि बहुत जोर से फटता है, और कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं धीरे धीरे डिफ्यूजिव वे में बाहर आते हैं, डिफ्यूजिव वे में बाहर आते हैं, और धीरे धीरे जो है लावा फ्लो जो है वो बहना शुरू हो जाता है. सो एक्सप्लोजिव कब बना? अभी हम लोग देखते हैं जैसे कि अगर हमने बढ़िया सा दूधी का हलवा बनाया है घर पे, तो यूजुअली आप देखते हैं कि हमने कहीं पर पानी ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी वाटर इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम द लॉकी. तो वो लॉकी ने क्या किया था, वाटर ऑलरेडी एब्जॉर्ब करके रखा था. बिकॉज ऑफ हायर हीट वो वाटर जो है वो एस्केप कर रहा है. सेम वे ऐसे ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कि हॉर्नब्लैंड. तो हॉर्नब्लैंड ऐसा मिनरल है जिसके अंदर ऑलरेडी OH या तो H2O ग्रुप उसके कंपाउंड्स में रहता है. तो वो कई बार डिहाइड्रेट हो जाता है और अपना जो है वो पानी छोड़ देता है. तो अगर ऐसा कोई वाटर मोलिक्यूल मैग्मा रॉक के अंदर मिल जाता है, तो अगेन वो पूरे मैग्मा का जियोकेमिस्ट्री बता देगा. और इसके ऊपर आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है रिंग ऑफ फायर हवाईयन आइलैंड्स पे. बहुत सारे वॉल्केनोलॉजिस्ट है. हमारा ही यहाँ का स्टूडेंट, मैं नाम भूल रहा हूँ, कच्छ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, GSI क्लियर किया और ही इज एन वॉल्केनोलॉजिस्ट, और उनने वॉल्केनोलॉजी पे PhD कर रहा है और अलग 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 वॉल्केनो में से सैंपल लेना जाता है. सो they will try to find, अगर उनको मिल जाता है दिस वाटर ड्रॉपलेट सिंगल वन, सो पूरा जियोकेमिस्ट्री जो है वोलेटाइल फ्लूइड्स का वहां से निकल जाता है. सो अगेन दिस इज वेरी रेयर, डायरेक्टली हमारे के साथ आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन थोड़ा मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है. तीसरा जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अवर ग्राउंड वाटर और द पार्ट ऑफ अवर एक्विफर इज द मेट्योरिक वाटर. मतलब कि ऐसा पानी, मेट्योरिक मतलब कि अवकाश से गिरना. सो ऊपर से क्या गिरता है, बारिश गिरती है, ऑब्वियसली बात है, बारिश गिरती है, स्नो गिरती है. सो वॉट एवर H2O इज प्रिसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेन, फिर चाहे वो लेक के फॉर्म में स्टोर हो जाए, रिवर के फॉर्म में आ जाए, जो भी आ जाए, इन सारे वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, मेट्योरिक वाटर. क्या कहेंगे, मेट्योरिक वाटर. क्लियर फ्रेंड? जी. ओके.
नाउ जैसे ही मेटेरिक वाटर मतलब कि अब बारिश हुआ और नीचे गिरा, तो वी हैव ग्लोबल स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो 1 2 3 4 5 अलग अलग रिजर्वायर्स में ये, क्योंकि वाटर जो है वो कभी भी अर्थ सरफेस को छोड़ने वाला नहीं है। इट्स लाइक ए न्यूटन एनर्जी लो, कि एनर्जी जो है वो कभी छोड़ती नहीं है, वो अपना रूप से बदलती है। इकोनॉमिकल से या तो केमिकल हो जाएगी, केमिकल से या तो थर्मिक हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी एनर्जी रहती है। वो एनर्जी कभी मरती नहीं है, एनर्जी कभी बनती नहीं है। इट ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म। सेम वे वाटर जो है वो कभी अर्थ को छोड़ता नहीं है, या तो इवापोरेशन में अगेन वो ऊपर जाएगा, वाटर साइकिल में वापस वो रिवर में आ जाएगा, रिवर से वापस वो ग्राउंड वाटर में आएगा, ग्राउंड वाटर से वापस वो सरफेस पे आएगा, किन से फॉर्म में, लीकेज के फॉर्म में आएगा, एक्सप्लोटेशन के फॉर्म में आएगा, वापस वहां से इवापोरेशन हो गया और साइकिल्स गोज ऑन। सो मैक्सिमम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से 96.5% रिजर्वायर इज ओशियन, और सारा का सारा सलाइन। दूसरा है ग्लेशियर्स एंड द आइस कैप्स, ऑलमोस्ट 1.74%, और वो भी मेनली एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में है। तीसरा है ग्राउंड वाटर, दैट इज 1.69, अगेन इंक्लूड्स बोथ फ्रेश एंड द सलाइन, जिसमें से 0.76% ही जो है दैट इज अवर फ्रेश, रेस्ट आर स्टिल सलाइन ग्राउंड वाटर। ब्रेक्स एंड द रिवर्स वेरी वेरी रेयर, क्यों? क्योंकि वो रुकते नहीं है, भाग जाते हैं, और अगेन डम्प्स इन दी ओशंस। और बाकी का जो है वो एटमोस्फियर स्मॉलेस्ट, क्योंकि वो प्रिसिपिटेशन के लिए रेडी हो जाता है, वापस वही पानी हमारा सरफेस पे आ जाएगा। ओके, अब जैसे ही पानी सरफेस पे टच होता है तो वो तुरंत ही ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बनता है। इट हैज टू गो फ्रॉम दी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, और ऐसे दो पार्ट बनाए गए हैं। नंबर वन इज जोन ऑफ एरिएशन, और दूसरा है जोन ऑफ सेचुरेशन। तो वर्टिकली जैसे ही एक बूंद बारिश की गिरी तो सबसे पहले वो यहाँ पर आएगी लैंड सरफेस पे, और धीरे धीरे ग्रेविटी जो है उसको नीचे लेके जाएगी। लेकिन कहाँ तक? क्योंकि भाई जोन ऑफ सेचुरेशन। सो जोन ऑफ सेचुरेशन के ऊपर का जो जोन है उसे हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ एरिएशन, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है: सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट वेजोस जोन, कैपिलरी जोन। सो लेट अस ब्रीफली गो टू दिस। मैं आपको सिर्फ आज ओवरव्यू देने वाला हूं, मैं किसी भी चीज की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो दिस इज अवर जोन ऑफ वेरिएशन। सबसे पहला आता है सॉइल वाटर जोन। हमें सबको पता है कि अगर धीरे 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 बारिश होती है, इट इज वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर। अगर धड़ाम करके बारिश गिरता है, इट इज नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर। यस और नो? जी। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है, या तो जो हमारे प्लांट्स है, रूट्स है, वो एक सोइल को पकड़ के रखते हैं। सो वो धीरे 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 जो है वो पानी एब्जॉर्ब करे। सो सॉइल वाटर जोन इज द फर्स्ट जोन। जैसे ही पानी टच होगा वो सॉइल वाटर जोन पे टच होगा, और इट इज बीन हेल्ड बाय द वेजिटेबल कवर, या तो वेजिटेशन कवर, वेजिटेबल नहीं होगा, वेजिटेशन कवर, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सो अगर बारिश उससे ज्यादा है, मतलब कि इसका जो रिजर्वायर कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है सॉइल वाटर, अगर उससे ज्यादा बारिश हो रही है, तभी जो है ग्राउंड वाटर है धीरे धीरे ज्यादा नीचे पर्कोलेट होगा। इसीलिए कहते हैं कि मैं स्पेशली सौराष्ट्र से हूँ। सो हमारे यहाँ पर जैसे ही मानसून का पहला बारिश होता है ना, मूंगफली मतलब कि ग्राउंड मूंगफली का जो है वो ये मतलब कि शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर रूट्स जो है वो बहुत अच्छा पानी स्टोर कर, मिट्टी जो है वो पानी अच्छा स्टोर करके रखती है, ठीक है। और वहां पर कहा जाता है कि अगर धीरे धीरे बारिश हो ना, आपकी मूंगफली बहुत अच्छी उगने वाली है, बिकॉज मैक्सिमम वाटर इज बीइंग स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर। अगर तेज बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है कि रन ऑफ बढ़ जाता है, और वो मूंगफली को जड़ से उखाड़ देता है। और अगर बारिश धीरे धीरे बढ़ी, देन द सेकंड जोन विल कम, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वेडोस जोन। मतलब कि ये ग्रेविटी
कंट्रोल जोन होता है, यहाँ पर पानी रुकता नहीं। जैसे ही रूट्स का सबसे लास्ट वाला पोर्शन खत्म हुआ, वाटर विल डायरेक्टली परकोलेट टू दी डाउनवर्ड साइड। अब वो ग्राउंड वाटर तक भी जाएगा या तो कैपिलरी फ्रिंज तक वो पहुंचेगा। सो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वेडोज जोन। वेडोज मतलब कि खाली, यहाँ पर कुछ भी बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी पानी का ड्रॉपलेट सीधा नीचे ही जाता है। कहाँ तक जाता है? ग्राउंड वाटर तक। लेकिन दिस इज द कल्प्रिट फॉर आवर ग्राउंड वाटर जियोलॉजी। इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर भी समझेंगे। आप लोगों ने कैपिलरी फ्रिंज सुना होगा, और हमने एक्सपेरिमेंट 8-9 स्टैंडर्ड्स में फिजिक्स की बुक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि पानी का एक बकेट भरा हुआ है, और यहाँ पर हमने 3 अलग अलग साइज की डायमेंशन की स्ट्रो रखी है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? क्यों ऐसा जा रहा है? पानी ऊपर क्यों चला गया? आप देख सकते हैं कि जितना पतला उसका डायामीटर है, पानी उतना ही ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम शायद उतना ही रहेगा। वॉल्यूम उतना ही रहा, वॉल्यूम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्यों हाँ। होता है? सरफेस टेंशन से होता है। और इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को कहते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज। क्या कहते हैं इसे? कैपिलरी राइज। अब ये मैं बोल रहा हूँ कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब कि ये हमारे लिए थोड़ा बुरा है। बुरा इन द सेंस कि ये हमें फॉल्स वाटर टेबल देगा। ओके। आई थिंक सो आप सबको पता होगा वाटर टेबल क्या है। जो ग्राउंड वाटर का हमारा जो टॉप सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल। वाटर टेबल। सो अब फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर ग्राउंड वाटर के ऊपर हमारे पास बिल्कुल फाइन सेडिमेंट्स आ गए, फाइन, वेरी फाइन सैंड, फाइन मतलब कि छोटी साइज, और जितना डायमीटर उस पोरोसिटी का छोटा रहेगा उतना पानी कैपिलरी ऊपर राइज होगा। ज्यादा देगा। पानी ऊपर राइज होगा। पानी ऊपर रहेगा। तो दैट विल गिव अस कि जैसे ड्रिल के हम लोग आगे कह रहे हैं पानी मिल गया, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि भाई हमें वहां पर ग्रेन साइज बिल्कुल छोटा सैंड मिला है, इट इज वेरी वेरी फाइन सैंड। दैट मीन्स ये एक्चुअली ग्राउंड वाटर टेबल नहीं हो सकता है, उसकी जगह ये कैपिलरी राइज होना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव नॉट टच द ग्राउंड वाटर येट। आपको समझ में आ रहा है ना ये? फॉल्स अलार्म है वो बेसिकली। क्योंकि ये बहुत सारी जगह पर जहां जहां, क्योंकि हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, बीइंग अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, हमें अभी एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, अगर यहाँ पर हमें बिल्कुल फाइन सैंड मिल रही है इसके ऊपर, वेरी फाइन सैंड, दैट मीन्स यहाँ पर कैपिलराइज होगा, तो भाई हमें ये फॉल्स वाटर टेबल या तो सूडो वाटर टेबल मिलने के चांसेस है। सो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पर वाटर टेबल एक्चुअली यहाँ पर है, बट बिकॉज ऑफ द कैपिलरी फ्रिंज हमें वाटर टेबल 1 मीटर 2 मीटर बेस्ड ऑन दी ग्रेन साइज ये हमें ऊपर मिलेगा। और ड्यूरिंग दी वेल हमें लग जाता है कि अरे यार वी विल बी, जो खेडूत है वो बहुत हैप्पी हो जाएगा फार्मर कि भाई हमें तो बहुत ऊपर पानी मिल गया, लेकिन वो एक्चुअली कैपिलरी राइज होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? ठीक है, ओके। फिर हमारा आता है फेरिएटिक जोन या तो जोन ऑफ सेचुरेशन, मतलब कि ऐसा जोन अब यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा जगह है वो ग्राउंड वाटर से भरा हुआ है। दैट मीन्स नाउ दिस पर्टिकुलर, चाहे हम उसे सेडिमेंट्स कहे या रॉक लेयर कहे या यूनिट कहे, वो पूरा का पूरा उसकी जो कैविटीज है, पोर्स है, वो किसके भरे हुए हैं? पानी से भरे हुए हैं। तो इस जोन को हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ सेचुरेशन या तो ग्राउंड वाटर जोन। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली ग्राउंड वाटर कैपिलरी राइज मिले मतलब कि पानी मिलेगा ही। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे पानी है तभी पानी तो, है, या पानी है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि कैपिलरी राइज मतलब कि पानी, साहब इसमें 2 कंडीशन है। ओके। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइन सैंड का एक लेयर आ गया यहाँ पर, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? जी जी। हाँ, फाइन सैंड का लेयर आ गया। अब फाइन सैंड मतलब कि वाटर तो स्टोर करके रखा है, लेकिन नीचे इम्परवियस यूनिट है, तो इसका कैपिलरी हमें ऊपर मिलेगा। हम्म। ठीक है, गॉट दिस थिंग्स? जी। सो द थिंग इज कि भाई
फाइन सैंड रुका कहाँ पर है? हाँ, अगर वो नीचे सैचुरेटेड जोन के ऊपर है तो हमें वाटर टेबल और ऊपर मिलेगा। आर यू गेटिंग ओके, दिस तो थिंग्स? तो कैपिलरी फ्रिंज की जो डेप्थ है, डज दैट डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द जोन आल्सो, सैचुरेटेड जोन के? ना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मतलब कि उसके अगर नीचे अगर जाएगा। कैपिलरी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कैपिलरी फ्रिंज हम्म थिकनेस में कम हुई, हम्म तो हम्म हो सकता है कि पानी नीचे कम होगा। डज इट इंडिकेट कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है? कैपिलरी फ्रिंज का जो थिकनेस है, देखो ये जो थिकनेस है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, वी डोंट नो राइट नाउ, अगर हम 5 मीटर लेते हैं हाँ, ये थिकनेस, हाँ। ठीक है, और अगर इट इज वेरी फाइन, हो सकता है कि 2-3 मीटर और ऊपर हमें, बेस्ड ऑन दी ग्रेन साइज, कितना ग्रेन साइज है, बहुत ज्यादा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो हमें हम्म। अलग 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 राइस मिलेंगे। राइट, राइट, ओके, ओके। ठीक ठीक है। है। सुन भाई, हाँ जी। ये चित्र देखिए, इसमें देखिए जो बकेट नीचे जो टब जो है, अब उसमें हाँ, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम्म, कैपिलरी कितना ऊपर कितना? जाएगा। राइट, जितना ठीक है। ऊपर जाएगा उसका डिटरमिनेशन है कि वो जो ट्यूब जो है वो कितनी नेरो बन कितनी पाती पतली है? है, ओके, नेरो बन ओके, ओके। पाएगी। अब नेरो ट्यूब बनने की एक रिक्वायरमेंट है कि जो फाइन ग्रेन्स होंगे, इट विल मेक अ वेरी नेरो ट्यूब। तो उससे क्या होगा कि पानी और ज्यादा ऊपर आएगा, तो वो 1 2 3 4 5 मीटर तक भी हो सकता है। लेकिन जब ये पानी जो आता है, इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ जो है हमारा सेचुरेशन जोन की शुरुआत की तरफ हम जा रहे जा हैं, लेकिन अभी भी उसको हम ग्राउंड वाटर टेबल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। सो अपना जजमेंट एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, अपना जजमेंट ये होना चाहिए कि कितना राइस ऊपर आ रहा है एंड कितना फाइन ग्रेन्स है। दैट इज द क्रक्स। तो यस उससे यस, पता चलेगा कि हम ग्राउंड वाटर टेबल से कितना ऊपर है या नीचे है। दैट इज द नीचे तो नहीं रहेंगे, हम ऊपर ही रहेंगे ग्राउंड। नीचे, हाँ, ऊपर, ऊपर, सॉरी, ऊपर ही आएंगे, ऊपर ही आएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। Okay, so now the thing is how water gets stored. So मैं यहाँ पर, जैसे कि आपका एक्सक्लूसिवली पोरोसिटी परमेबिलिटी पे लेक्चर्स हैं, मैं आज, जैसे कि दिस इज आई थिंक तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सेकंड, सो मैं जस्ट बेसिक ही बोलने वाला हूँ यहाँ पर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जगह पर पानी आप देखो रॉक में है, ग्रेवल में है, ऊपर सेचुरेटेड जोन है, अनसेचुरेटेड जोन है, सेचुरेटेड जोन है, ये हमारा वाटर टेबल बना, और वाटर टेबल यहाँ पर कट हो गया, तो ये ग्राउंड वाटर जो है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सरफेसल वाटर, जैसे हम स्प्रिंग कहते हैं या तो झरना कहते हम्म। हैं। ओके, नाउ आई विल जस्ट गो थ्रू दिस 3 प्रॉपर्टीज, वैसे बहुत सारी है। ओके, सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबके लिए, और इतना इजी है समझने में। मैं पूरा ट्राई किया है कि आपको, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ जाए। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पानी जो है वो ब्लू कलर जो है दैट इज वाटर, लेकिन अब ये पानी यहाँ पर आया क्यों, स्टोर क्यों हुआ? द नंबर वन रीजन इज पोरोसिटी। पहला रीजन क्या है पानी स्टोर होने का? दैट इज पोरोसिटी। अब हम्म। हम सबको पता है कि जैसे कि अभी बढ़िया सा विंटर सीजन आ जाएगा और हम सब कोल्ड क्रीम यूज करना शुरू करेंगे, और जैसे ही हम हमारे स्किन के ऊपर कोल्ड क्रीम लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि दैट कोल्ड क्रीम्स बिकम्स अ मैजिक, और वो जो कोल्ड क्रीम है वो गायब हो जाती है स्किन में से। हम्म। यस और नो? हम्म। हम्म। तो वो यस। जाती कहाँ है? अंदर। हाँ, क्यों गई? बिकॉज आवर पोर्स है। स्किन इज स्किन, पोरस। या आवर स्किन के अंदर भी छोटे 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 छिद्र है, वॉइड्स है। क्या है? छोटे छोटे वॉइड्स है, इंटरस्टाइसेस है, कनेक्टेड पोर्स है। सो दिस पोर्स, अब उसका एक वॉल्यूम निकलेगा। क्या वॉल्यूम निकलेगा? क्योंकि भाई टोटल रॉक वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम जो है वॉइड्स का है, हम्म। ठीक है। सो इट्स एन रेशियो। सो व्हाट इज पोरोसिटी? जैसे कि हमारे हर एक ह्यूमन में अलग अलग होता है, जैसे कि किसी में ज्यादा पोरस होता है तो वो थोड़े थोड़े टाइम में उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, वापस 10 घंटे में चलो भाई कोल्ड क्रीम लगाओ। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में एक ही बार लगाएगा फिर भी वो ऑयलीनेस फील होता है। दैट मीन्स वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ पोर्स। सो कहने का मतलब ये है कि पोरोसिटी इज एन रेशियो। What is the ratio? Volume of interstices
टू द टोटल रॉक वॉल्यूम, कि भाई उस पर्टिकुलर टोटल रॉक में कितना स्पेस है। दैट रेशियो इज अवर पोरोसिटी। ठीक है, तो उतना वो पानी या तो लिक्विड उसके अंदर स्टोर करके रख सकता है। क्लियर इतना? नाउ द सेकंड थिंग इज, यहां पर दो बढ़िया एग्जांपल दिए गए हैं, एब्सोल्यूट पोरोसिटी एंड अफेक्टिव पोरोसिटी। सो ये आज के तारीख में भी अगर हम बीच पे जाते हैं और गड्ढा करते हैं तो पानी आ जाता है। हम लोग जब छोटे थे तब तो करते थे, यस और नो, कि बीच पे जाए थोड़ा सा गड्ढा करो, देखो भाई पापा यहाँ पानी आ गया, जबकि हम उस सैंड पे खड़े हैं तो हमारे पैर के नीचे तो हमें पानी कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही गड्ढा किया, मतलब कि हम लोग इस वाटर टेबल तक, इस वाटर लेवल तक पहुंच गए, हमें पानी मिल गया। यस और नो? जी। और दूसरा भी बढ़िया दिया है, घर पे मम्मी जो है बढ़िया सा आटा गूंद रही है और पानी डाला है। अब चाहे हम इस आटे को कितना भी निचोड़ ले, अब जो पानी चला गया वो चला गया, वापस आने वाला नहीं। दैट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ पोरोसिटी। एब्सोल्यूट मतलब कि टोटल सारे के सारे पॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, दैट इज अवर एब्सोल्यूट पोरोसिटी। लेकिन एब्सोल्यूट पोरोसिटी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम किसी रॉक में ड्रिल करते हैं, एब्सोल्यूट पोरोसिटी बहुत भले ज्यादा हो, लेकिन अगर इफेक्टिव पोरोसिटी, इंटरकनेक्टेड पोर्स नहीं है, मतलब वापस अगर कुएं में पानी नहीं आ रहा है, वो पोर्स जो कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे लिए वो काम का नहीं। सो यहाँ पर द पोर्स आर इंटरकनेक्टेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ का समुद्र का पानी सीधा यहाँ तक आ गया, रेडी था नीचे स्टोर किया हुआ, और जैसे ही हमने कट किया पानी बाहर आ गया। अब चाहे इसको आटा है, बुनने के बाद कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, वो पानी जो है वो स्टोर तो हो गया, मतलब कि इट हैज पोरोसिटी। एब्सोल्यूट पोरोसिटी दोनों के पास है, लेकिन सैंड के पास इफेक्टिव पोरोसिटी ज्यादा है, क्ले के पास इफेक्टिव पोरोसिटी बिल्कुल कम है। व्हाट दिस थिंग्स? ओके, आई विल स्किप दिस थिंग्स राइट नाउ। सेकंड इज इफेक्टिव पोरोसिटी है, मतलब कि भाई पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा तो रहा है, तब उसको हम नाम देंगे परमेबिलिटी। परमिएबल दी पर्टिकुलर यूनिट जिसमें फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसमिट हो पा रहा है, उसको हम कहेंगे परमेबिलिटी। इसको भी समझने के लिए हमारे पास बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पर रखा हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रॉक का अरेंजमेंट ऐसा किया है कि कहीं पर कोई पोर स्पेस ही नहीं है। सो इट डजंट हैव पोर स्पेस, तो पोर स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इसमें पानी स्टोर होने का, लिक्विड स्टोर होने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोर स्पेस तो है, लेकिन इतने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कि अब ये पानी लॉक हो गया, अब ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। सो इट इज पोरस बट नॉट परमिएबल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओके वेरी गुड, वाटर कैन फ्लो फ्रॉम वन connected pore to the another one. That means this medium is porous as well as permeable. परमिएबल। तो परमेबिलिटी जो है वो डार्सी में मेजर की जाती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, डार्सीज लॉ। अब इस चीज को हम थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं कि भाई परमेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो चार मेन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हमने सुना है जैसे कि पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है ना कंडक्टर, जैसे कि जी। यस, तो क्या होता है कंडक्टिविटी? मीडियम विच अलाउज, मीडियम विच अलाउज द फ्लो। वेरी गुड। सो कैसे नापा जाएगा? तो भाई मीटर पर सेकंड में, भाई इतना मीटर पर सेकंड या मीटर पर डे, या जो जिस हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, वन विल बी द डिस्टेंस, अनदर विल बी द टाइम, कि भाई इतना जो है वो यूनिट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। So that is in the multiplication formula। अब कितना फ्लूइड ट्रांसफर होगा वो फ्लूइड की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अब क्यों यहाँ पर मैं इक्वेशन लाया हूँ? बिकॉज दिस इज नॉट ओनली फॉर दी हाइड्रोलॉजी, ये हमें तेल के कुएं भी इसी तरह से बनते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पानी का कुएं में इतना पंप कर सकते हैं, उतना जल्दी से तेल का कुआं पंप होने वाला
नहीं है, बिकॉज उसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रहेगा। सो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी दोनों गुणाकार में है। सो ये किस पे अफेक्ट करेगा डायरेक्टली, कितना पानी मुझे मेरे वेल तक मिल रहा है। क्योंकि मैं ऑयल इंडस्ट्री में भी 6 साल काम कर चुका हूँ। सो हमें पता है कि हमने जैसे कि यहाँ पंप किया तो हमें पता है कि जनरली बोलते हैं ना इतना क्यूसेक पर मीटर हमारा पानी जो है वो वेल पंप कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई 1500 लीटर है मेरा वेल जो है वो 1 घंटे में 1500 लीटर पानी पंप कर सकता है। तो दैट इज 1500 मीटर पर घंटा पानी पंप करना, मतलब दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेल, वो उसकी परमेबिलिटी। दैट इंक्लूड्स हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी। अब उसी जगह तेल का कुआं है तो 1500 लीटर तेल 1 घंटे में नहीं निकाल पाएगा, बिकॉज माई विस्कोसिटी इज डिफरेंट। अगेन my density of the fluid will also be different. ग्रेविटी जो है वो मेरा वो कांस्टेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि हमें हर एक वेल, इवन ग्राउंड वाटर में भी, ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग विस्कोसिटी के कारण, अलग अलग डेंसिटी के कारण, अलग अलग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के कारण हमें हर एक जगह पर अलग अलग परमेबिलिटी मिलेगी। मतलब कि हर एक वेल एक जैसा ही पंपिंग दे, वो पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग टेस्ट, जो आप धीरे धीरे आगे जाके पढ़ोगे। यस और नो, इतना समझ में आया? जी। ओके, सो नाउ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिटेल में क्या है। जैसे हमने कहा, अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कितना सेम विस्कोसिटी में एक क्रॉस सेक्शन में से कितना पास हो रहा है। जैसे कि आपने हीट का बोला कि एक जगह से दूसरी जगह कितना पास हो रहा है, दैट इज अवर कंडक्टिविटी। सो व्हाट इज अवर कंडक्टिविटी, सेम वे मीटर पर डे में भी मापा जाता है। तो आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, आप में से जिन जिन के घर में कुएं है या तो बोरवेल है, आपने घर पे ये सुना होगा, मम्मी पापा ये सब बोलते हैं कि 3 घंटा 2 घंटा मोटर चलाओ, उसके बाद 1 दिन तक मोटर चलाना नहीं है, फिर अगले दिन वापस चलाना है। क्यों? बिकॉज दैट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट वेल। उतना वापस, उतना मीटर या तो उतना पानी वापस, इतना हमने एक्सप्लोइट किया है, उसको वापस आने में 1 दिन या तो उतना घंटा लगने वाला है। यस और नो? हम्म। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि आप खेत पे जाते हैं ना, तो भले वो 100% जियोलॉजिस्ट नहीं है, बट दे आर वेरी गुड इन प्रैक्टिकल नॉलेज। वो बोल देंगे कि भाई देखो भाई, हमने 2 बार ये आज पंप चला दिया है, हम तीसरी बार चलाएंगे ना तो हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उतना रिचार्ज वापस उतना आने वाला नहीं है, क्योंकि दे हैव प्रैक्टिकली मेजर दिस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। नो डाउट उन लोगों ने कहीं पर मैथ्स यूज नहीं किया है, कहीं पर स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं किया है, लेकिन उनको एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ भाई, मैंने 1 घंटा पंप किया है ना, तो वापस 6 घंटे में उतना पानी मेरे पास आ गया। अच्छा, मैंने 3 घंटा पानी पंप कर दिया तो पता चला कि 1 दिन तक पानी मेरे पास वापस वेल में नहीं आया, उतना भरने में वापस मुझे 1 दिन से ज्यादा लग गया। सो बेस्ड ऑन थिंग दिस थिंग्स, दे विल कम टू नो अबाउट दिस हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। क्लियर? ओके, बहुत ही बढ़िया। दूसरा एक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक यील्ड, कितना एग्जैक्टली पानी रिलीज करेगा। इसको समझने के लिए मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम, बाद में आता हूं यहाँ पर। यस, तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1 2 3 4 5 बूंदे ऊपर रखी है, और पूरा ग्रेवल से, मतलब कि बड़ा बड़ा ग्रेन साइज रखा है। दूसरी जगह अगेन 5 बूंदे ऊपर है और थोड़ा सा फाइन सैंड रखा है। तीसरी जगह पर 3 बूंदे ऊपर है, क्ले डाल दिया है, और यहाँ पर 2 बूंदे हैं, सॉलिड रॉक डाला है। यू कैन सी पूरा का पूरा 5 बूंद, मतलब कि 100% ऑफ द वाटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिलो, क्योंकि पोर स्पेस बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इतने बड़े बड़े बोल्डर से, ग्रेवल से हमारे पास की इंटरस्टेशियल स्पेसिस बड़ी बड़ी है, आराम से जो पानी है वो पास हो पा रहा है। यहाँ पर फाइन सैंड है, ऑलमोस्ट 70 to 80% वाटर इज पर्कोलेटिंग डाउनवर्ड्स। क्ले में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट
बिल्कुल रेयरली एक आध आ रहा है, और सॉलिड रॉक में भी वी आर हैविंग जीरो। अब द थिंग इज व्हाट इज स्पेसिफिक हियर, कितने टाइम में हो रहा है, कितना हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन कितने टाइम में। सो हमने ग्रेवल का एक्सपेरिमेंट किया, 1 मीटर ग्रेवल भर दिया, पूरा ट्रांसपेरेंट बकेट लिया, 1 मीटर का पूरा ग्रेवल, पूरा यूनिट ग्रेवल से भर दिया, और हमने जैसे ही पानी डाला, ठीक है, 2 मिनट के अंदर नल ओपन किया, सारा का सारा पानी फ्लो हो गया। दैट मीन्स फ्रेंड्स, अभी आपको ये थोड़ा सा भी क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही आप आर्टिफिशियल रिचार्ज वेल बनाते हैं ना, तो वहां पर ग्रेवल फिल क्यों करते हैं। या तो आप आगे पढ़ेंगे, जब आर्टिफिशियल ये बनाएंगे ना Cash. वेल, तो ग्रेवल फिल आएगा। तो क्यों ग्रेवल फिल आता है, क्योंकि फटाफट वो पानी जो है वो नीचे ट्रांसफर करेगा। उसकी जगह हमने सैंड रखा, सो विद इन 2 आवर्स दैट पर्टिकुलर यूनिट वाज एबल टू ट्रांसफर। पूरा 2 घंटे में जो है हमारा है वो पानी जो है वो खाली हो गया। सिल्ट में वही हो गया 200 दिन, मतलब कि एक बार पंप किया तो अभी आप साल में 200 दिन बाद, मतलब 6-7 महीने के बाद वापस पंप करोगे, तब बाके पानी आएगा। और अगर क्ले में आपने ड्रिल किया, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपकी मतलब कि बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे आ जाएंगे ना, तब जाके वो एक बार और पंप कर पाएंगे, और उसके बाद वापस 4-5 पीढ़ी के बाद पंप होगा। सो इट विल टेक्स ऑलमोस्ट 200 ईयर्स 1 मीटर में से। अगर उसकी जगह अगर हमारे पास 10 मीटर का क्ले है तो मल्टीप्लाई बाय 10। सो फ्रेंड्स, सो व्हाट दिस थिंग सेज कि अलग अलग यूनिट्स, मतलब अलग अलग जियोलॉजिकल यूनिट्स हैज डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। उतना वॉल्यूम जो है हमारा ड्रेन होगा, मतलब उतना ही, इतना परसेंटेज ऑफ वाटर जो है क्विकली हमारे पास आने वाला है। अब इट्स एन रेंज। क्यों रेंज रखा है, क्योंकि जैसे कि ग्रेवल है, कोर्स है, तो उसको भी दिया गया है 10 से 25। अब वो कॉन्सोलिडेटेड है, अनकॉन्सोलिडेटेड है, ये कहीं पर लिखा नहीं, क्योंकि इन नेचर हमें सारा का सारा एग्जैक्टली ग्रेवल बेड मिल जाता है, हमें 25% स्पेसिफिक बेड तुरंत मिल जाएगा। अगर उसमें छोटे छोटे दूसरे गेन आ जाता है तो वो घट के कम हो जाएगा। सो वी कैन सी हियर दैट ग्रेवल सैंड्स आर वेरी गुड इन द स्पेसिफिक ईयर, ठीक है। और सैंडस्टोन इज ऑल्सो वेरी गुड। ड्यून सैंड बिल्कुल बढ़िया सा एक ही यूनिट का रहता है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। पीट यूजुअली हम लोग ड्रिल ही नहीं करते इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसका बैक, हाँ वाटर, डाउट है। नहीं मेरे को बस ये पूछना था कि जो ये यील्ड का, जो वाटर यील्ड की बात कर रहे हैं, उसका क्वालिटी से भी कोई रिलेवेंस है क्या? वैसा क्वालिटी के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोग में कहावत है कि जो कुएं में रहेगा वही बाहर आएगा। अगर क्वालिटी ग्राउंड वाटर का पहले से ही अगर जैसे कि वो पोल्यूटेड है, तो ऑब्वियसली बात है वही आएगा। बट दिस डजंट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू द क्वालिटी, इट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी। सुमिता क्योंकि जी, हम कई आपका बार बात करते हैं ना, जब पानी स्लो परकोलेट होकर के, लाइक अगर ग्रेवल है तो, और फिर जो सैंड है तो सैंड से जो हम वाटर जो निकलता है तो वो प्योरीफाई हुए, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपने कहा तो मैंने मान लिया वो मैं वाला। थोड़ा इंटरव्यू करता हूँ। इस मतलब 2 बार के बाद एक हमारा पूरा जो सेशन जो है वो ग्राउंड वाटर की केमिस्ट्री के ऊपर है कि वाटर क्वालिटी और उसका केमिस्ट्री क्या है। और जब उसको हम डिस्कस करेंगे तब हम एक चीज को डिस्कस करेंगे, ओल्ड वाटर एंड न्यू वाटर। तो ओल्ड वाटर क्या होता है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यू वाटर क्या है और उसके साथ क्यों प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो ये पूरा डिस्कस हम तब करेंगे, और उसके साथ उसका केमिकल प्रोसेसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। जितना आपका क्वेश्चन है कि यील्ड का क्वालिटी के साथ कोई मतलब नहीं है। अगर 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 एक्विफर में खारा पानी है और एक एक्विफर में मीठा पानी है, अगर दोनों में पोरोसिटी सेम है, ऑलमोस्ट यील्ड विल बी द सेम, एक्सेप्ट थोड़ा विस्कोसिटी का इफेक्ट आएगा, उसके अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। थैंक यू। ओके, अब मैं पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डायग्राम पे जा रहा हूँ। दिस डायग्राम इज फ्रॉम द टोड हाइड्रोलॉजी का जो बुक है। सो यहाँ पर A B C D E F
अलग अलग 6 फिगर्स दी हुई है। सो अगर हम पहला देखें, सो लिखा है वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्री डिपॉजिट। सो बढ़िया सा वेल सॉर्टेड है, और वी कैन सी इट इज हैविंग अ वेरी गुड पोरोसिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट पैचेस। अब दूसरा जो है दैट इज पुअरली सॉर्टेड। व्हाट इज वेल सॉर्टेड? अगर हम लोग छन्नी लेते हैं और गेहूं को छांट लेते हैं, तो बाकी का जो स्मॉल पार्टिकल है वो पास हो जाएगा। मतलब कि अभी हमारे पास जो बचा है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम ग्रेन साइज। तो अगर हमारे पास एक ही ग्रेन साइज है, ऑब्वियसली बात है, तो उसे हम वेल सॉर्टेड कहेंगे। वेल सॉर्टेड में फायदा क्या है कि इतना कोई छोटा ग्रेन साइज ही नहीं है कि जो इस पोरस को भर सके। पुअरली सॉर्टेड मतलब कि उसमें गेहूं भी है, आटा भी है, नमक भी है, सारी है। मतलब कि छोटा ग्रेन साइज भी है, बड़ा ग्रेन साइज भी है। सो दे विल एकोमोडेट इन ईच एंड एवरी स्पेस। सो आप देख सकते हैं इन फिगर नंबर बी, पूरा रॉक जो है वो भरा हुआ है, बड़े बड़े ग्रेन्स है, और छोटे ग्रेन्स इसमें नहीं थे। इसमें से तो कहाँ आ गए? यू कैन सी जितना स्पेस बचा था उसके अंदर आ गए। तो डेट मीन्स पुअरली सॉर्टेड सेडिमेंट्री डिपॉजिट। अब इसके पास ज्यादा पोरोसिटी नहीं है। अब नंबर सी है, वेल सॉर्टेड है लेकिन ऊपर से दिस आर बायोटर्बिडेड, या तो इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी इट इज हैविंग सम या पोरोसिटी, मतलब कि वो खुद टूटे हुए है, उसके अंदर खुद छोटे छोटे सेट्स है। सो ये अपने पोरोसिटी को एनहांस करेंगे। डी, वेल सॉर्टेड तो है लेकिन मैट्रिक सपोर्टेड है, बहुत सारी मिट्टी है, कॉन्सोलेट हो चुका है और अंदर फंस गया है। सो इट इज वेल सॉर्टेड लेकिन फिर भी पोरोसिटी दिखाएगा नहीं। यहां पर आप ई में यूजुअली लाइमस्टोन में ये हमें मिलेगा डिसोल्यूशन। हम लोग देखते हैं आज की तारीख में भी बढ़िया सा रोड बना, ठीक है, और अहमदाबाद में बहुत सारे रोड है जिनका अभी नाम ही उन लोगों ने बदल दिया कि भुआ रोड। भुआ रोड मतलब कि बार बार उस पर गड्ढे ही बन जाते हैं। अब वो गड्ढे हमें सरफेस पर तो दिखते नहीं है, लेकिन अचानक से ही जो है रोड धंस जाता है। दैट मीन्स नीचे से जो है वो मटेरियल इरोड हो चुका है जियोकेमिकली, ठीक है। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसी भी चीज को वो आज नहीं तो कल, आफ्टर फ्यू टाइम, वो डिजोल्व करेगा, मतलब करेगा। सो जैसे वो डिजोल्व हो जाएगा ऊपर का मटेरियल गिरेगा। सो दिस डिसोल्यूशन विल एनहांस, इट कैन मेक इन पोरोसिटी। और लाइमस्टोन में बड़े बड़े पूल्स भी मिल जाते हैं, जिसे हम कास्ट टोपोग्राफी कहेंगे या तो कास्ट हाइड्रोलॉजी भी कहेंगे। इन फ्यूचर आप लोग वो भी एक बार पढ़ेंगे। तो जो तीसरा है, यूजुअली मेटामॉर्फिक रॉक्स में कई कई बार ये देखने को मिल जाता है फ्रैक्चर्ड, हाईली फ्रैक्चर्ड रॉक, जिसके अंदर हमें सेकेंडरी पोरोसिटी, ये दोनों जो है वो सेकेंडरी पोरोसिटी है, ये सारी जो है प्राइमरी पोरोसिटी है। अभी फ्रेंड्स मुझे ये एफ वाला जो फिगर है ना, उसके ऊपर कच्छ का ही एग्जांपल याद आ रहा है। कच्छ के अंदर ओएनजीसी ने मतलब बहुत सालों से काम कर रही है, और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है दैट इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आप जब भी कच्छ यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं, ट्राई टू विजिट दिस डिपार्टमेंट। आप लोगों ने विश्वास साहब का कॉर्नर आप देखेंगे, एसके विश्वास। ही इज नॉन एज एन दी फादर ऑफ जियोलॉजी, स्पेशली फॉर दी कच्छ लैंडस्केप। कच्छ का आज उनकी एज करीबन 90 इयर्स है, लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप उन्हें फोन करके बोलते हैं कि मैं इस रोड पे खड़ा हूँ और मुझे ये सेक्शन चाहिए, वो आपको फोन पे बता देंगे। वहां से आप राइट 100 मीटर या 500 मीटर जाइए, आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। इतना जबरदस्त काम दी, बोलते हैं ना कि पूरा कच्छ जिसने एक्सप्लेन किया जियोलॉजिकली, ही वॉज फ्रॉम दी ओएनजीसी। ओएनजीसी ने साहब को काम दिया था कि इन पूरे स्ट्रक्चर्स का मैपिंग हो जाए, रॉक का मैपिंग हो जाए। तो जैसे ही कच्छ का मैप प्रिपेयर हुआ, फिर सेस्मिक सर्वे हुआ। अब यहाँ हमारे पास कच्छ के अंदर सेडिमेंट्री लेयर्स है और एक इग्नियस लेयर है। इग्नियस लेयर है दैट इज नॉन एज डेक्कन ट्रैप या तो बसाल्ट। आप में से कोई कच्छ का है? नहीं है ना? प्रश्न, ओके। सो बसाल्ट, आपने डेक्कन ट्रैप का नाम सुना है? जी सुना है, देखा नहीं है।
मतलब देखा होगा तो ये पता हाँ, नहीं होगा कि डेक्कन काले ट्रैप है। काले रंग का पत्थर आता है, कच्छ में हाँ दिखता है, सौराष्ट्र में दिखता है, पूरा मध्य प्रदेश में वही बनता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब वो तो इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक तो पोरस नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन हार्ड रॉक। जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब सिस्मिक सर्वे हुआ, अभी फिलहाल ड्रिलिंग भी चल रहा है और शायद 2025-26 में ड्रिलिंग खत्म भी हो जाएगा, वी मे एंटर इनटू द प्रोडक्शन फेज ऑफ गैस डिपोजिट्स। कच्छ में बहुत ही अच्छे मात्रा में गैस डिपॉजिट मिला है ओएनजीसी को। ठीक है। अब वो गैस मिला है सेकेंडरी पोरोसिटी। हम्म। ओके। इसलिए मैं यहाँ पर ये आपको समझाना चाहता हूँ क्यों ऐसा बना। अब चीज बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर है कि एफ कहीं पर रोल प्ले नहीं कर रहा था, फ्रैक्चर्ड रॉक। ठीक है, ये फ्रैक्चर्ड रॉक है। नीचे जो है हमारा पास झुरान फॉर्मेशन है, जिसे हम सोर्स रॉक कहते हैं, मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही ओके। हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं वो लाइटर होते हैं। लाइटर होंगे मतलब डेंसिटी के लाइटर होंगे, तो वो ऊपर जाएंगे, वो कभी नीचे नहीं जाएंगे। हम्म। यस और नो? जी। यस। ऊपर जाएंगे तो ऊपर उनको स्टोरेज चाहिए, कहीं ना कहीं तो फंसना चाहिए ना। तो पूरा बढ़िया सा डेक्कन ट्रैप में फंसा हुआ है। So that particular igneous rock is now working as a source rock for the gas deposits in Kutch. और कुछ मिलियंस क्यूबिक उसमें ये डिपॉजिट जो है हमें मिली है। सो यस, ऐसे ऐसे रीजन्स है जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक या igneous रॉक्स है विच आर हाईली फ्रैक्चर्ड, यस, हमें बीइंग ए जियोलॉजिस्ट एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए कि क्या उसमें इतनी पोरोसिटी है कि पानी स्टोर हो जाएगा। कई बार हम क्या प्रेजुड्यूस कर देते हैं कि अरे यार वो तो इग्नियस रॉक टेरेन है, वहां कहाँ पानी मिलने वाला है, या तो यार वो तो पूरा मेटामॉर्फिक टेरेन है, वहां थोड़ी ना ग्राउंड वाटर होगा। लेकिन यस, अगर दैट इज हाईली फ्रैक्चर्ड, हमें एक बार तो जरूर उसका एनालिसिस करना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इस इसको रखा है। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब सिर्फ डेफिनेशन पर तक ही मैं सीमित रहूंगा। दैट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर पोरोसिटी, परमेबिलिटी एंड स्पेसिफिक हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इन सब को मिक्स करके हमने 4 सिस्टम में अपने यूनिट्स को बाइफरकेट किया। इसको भी हम बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। पहला सिस्टम जो पानी को स्टोर भी कर रहा है और पानी को ट्रांसमिट भी कर रहा है, मतलब कि विच हैज द एबिलिटी टू स्टोर एज वेल एज ट्रांसमिट। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम कहेंगे एक्वीफर। क्या कहेंगे? एक्वीफर। दैट मीन्स इट्स एन मटेरियल विच कंटेन्स सिग्निफिकेंट saturated permeable material to yield significant quantities of water to well। मतलब कि वो उतना पानी स्टोर भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। दूसरा जो है हमारा मटेरियल जिसके पास पानी स्टोर करने की भी तो एबिलिटी है, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने की एबिलिटी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एक्विक्लूइड। क्या कहेंगे? एक्विक्लूइड। ओके, इसकी कंडक्टिविटी कम है, इसकी कंडक्टिविटी कम है। यस एग्जैक्टली। तो क्या आप अब इस डायग्राम से बोल के मुझे बता सकते हैं कि एक्वीफर कौन सा बनना चाहिए और एक्विफ्लूइड कौन सा बनना चाहिए? एक्वीफर वुड बी द सैंड सी वाला। शोर। सी वाला है, यस, क्योंकि आप सी। देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया सा पानी जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है वो। हम्म। तो बाजू वाला क्या बनेगा? एक्वीक्लूड। एक्विक्लूड। वेरी गुड। सो एक्विक्लूड डजंट मीन्स कि डजंट हैव पोरोसिटी। यस, शेल इज हाईली पोरस, सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है वो, लेकिन द थिंग इज इफेक्टिव पोरोसिटी, परमेबिलिटी, कंडक्टिविटी नहीं है। तो डेट मीन्स अगर हम शेल में ड्रिल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पानी मिलने वाला नहीं, या तो 200 साल बाद शायद थोड़ा सा पानी हमें
मिल सकता है बेस्ड ऑन दी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। उसके बाद और दो आते हैं, एक्वीफ्यूज। अब स्टोर ही नहीं कर पा रहा है तो रिलीज करने का बात ही कहाँ है। सो दैट्स आर हार्ड रॉक, सॉलिड ग्रेनाइट। ठीक है। ठीक है। अगर हम सब ने देखा होगा कि हमारे घर के जितने भी प्लेटफॉर्म्स किचन के बने हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों सैंडस्टोन का नहीं बना है, ग्रेनाइट से क्यों बने हैं? Granite doesn't absorb water and don't Exactly, अगर transport. उसी जगह हमने सैंडस्टोन यूज किया होता तो हम उसी को एक्वीफर मान लेते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें लगता है कि साइंस जो है ना वो हमारे घर से ही शुरू होता है। हम जो जो यूज डेली यूज करते हैं उसी में देखो कितनी सारी चीजें रखी है। हम लोग जो भी फ्लोरिंग करते हैं उस फ्लोरिंग में भी आपने देखा होगा कि हम ऐसा स्टोन यूज करते हैं जो पानी से साफ हो जाए। अगर वो उनकी जगह पर अगर हमने सैंडस्टोन रख दिया होता तो वहीं पे ड्रिलिंग शुरू कर देते। तो सी दिस इज व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जिसके हम सराउंडेड है, मतलब कि रोज हम इसे देखते हैं। और चौथा जो यूनिट है हमारा, दैट इज एक्विटा, विच इज नाइदर फुल्ली एक्विफर नाइदर फुल्ली एक्विक्लूड, उन दोनों के बीच का सैंडी क्ले जैसा मटेरियल, विच इज पुअरली परमिएबल एंड पुअरली पोरस। इस चीज को हम कहेंगे एक्वीटार। क्योंकि नेचर में हर जगह पर हमको एक्वी फरी मिल जाए जरूरी नहीं है, एक्विक्लूड मिल जाए जरूरी नहीं है, एक्विफिल्म मिल जाए जरूरी नहीं है, मिक्सर भी तो मिलेगा। ठीक है, सैंडी क्ले मिलेगा, ओके, ग्रेवली क्ले मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर सिस्टम विल बी नोन एज एन एक्वीटार। सो यहाँ पर अगर हम देखें स्पेसिफिक जितने ज्यादा है, दिस पर्टिकुलर सेडिमेंट्री सीक्वेंस इतने बढ़िया है हमारे लिए कि अगर हम यहाँ पर खोजबीन करते हैं और ये अगर पानी स्टोर करके रखता है तो हमें स्पेसिफिक येल्ड भी ज्यादा मिलेगा, पोरोसिटी भी है। तो सस्टेनेबल जो गोल है हमारा अल्टीमेटली, वो सर्वाइव करने में या तो उसको फुलफिल करने में हमें जीत जो है वो मिलेगी। सर ये पहला एक जो टेबल था वो रख सकते हैं एक 2 मिनट के लिए? कौन सा ये? हाँ ये वाला। ओके। तो इसका मतलब है कि अच्छा, वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो सबसे ज्यादा यील्ड नहीं है नहीं, वो ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। ऐसा नहीं यूजुअली है। ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग सैंडस्टोन इन आल्सो बिटवीन क्ले के नीचे। राइट। सो कुछ ऊपर जो वाले है ना, दैट इज अनकॉन्सोलिडेटेड, दिस आर ऑल द कॉन्सोलिडेटेड। सो ये रॉक बन चुके हैं सैंडस्टोन से, यहाँ पर रॉक बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दिस आर लूज। हाँ ओके। टिल और टफ क्या है, ये नहीं सुना कभी। क्या? टिल और टफ आखिरी दो। हाँ, टिल टिल मतलब कि जो ग्लेशियर से बनता है ना, जैसे कि हिम नदी। तो हिम नदी भी बहुत सारे सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट करेगी, तो उस डिपॉजिट को कहते हैं टिल। परमाफ्रॉस्ट रीजन में या तो जो स्नो लाइन के आसपास जो रीजन है वहां पर ग्राउंड वाटर सोर्स आर टिल डिपॉजिट्स। सो इसमें एंड से व्हाट आर टफ? सॉरी टफ सॉरी मतलब सॉरी सुनीता प्लीज कंटिन्यू। टफ टफ मतलब कि ऐश से बना हुआ, यूजुअली वोल्केनिक टफ ज्यादा बोलते हैं। आप लोगों ने पोम्पोई नाम सुना है? हाँ पोम्पोई जगह है शायद। जगह है, वेरी गुड। और दैट इज राइट नाउ अ वेरी गुड म्यूजियम उनको कन्वर्ट किया है। वहां पर सारे ह्यूमंस, काफी पुरानी ये स्टोरी है, ह्यूमन साले सो रहे थे सारे के सारे, और विद इन दैट स्लीपिंग पोजिशन दे ऑल डाइड। विद इन स्लीपिंग पोजिशन राख बन गए, सब राख के अंदर आ गए। क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक एक्सप्लोसिव हुआ, जिसे हम पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स कहते हैं। एक साथ जबरदस्त वॉल्केनो फटा, इतना जबरदस्त फटा कि इट हैज सराउंडेड सेवरल किलोमीटर, और गरम गरम राख, ऊपर का छत भी टूटा। और यू कैन गूगल इन द पोम्पोई रीजन, जहां पर उन लोगों ने आज भी कांच के अंदर ये सारे बॉडीज को संभाल के रखे, एज इट इज रखे हुए। गर्भियस सिटीज है, ऐसे ही वो लोग खत्म हो गए। तो वो जो रॉक बना ना, सरफेस से जितना एश डिपॉजिट हुआ, उसे हम कहते हैं टफ, या तो टफेशियस डिपॉजिट्स। ओके। वो तो बिल्कुल फाइन क्ले की यस, रेंज में बिल्कुल आएगा। फाइन, बिल्कुल फाइन। लेकिन उसमें भी टफ 3 टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर आता है टेफ्रा,
फिर Okay. आता है लैपेली और तीसरा आता है एश। उस पे जो तेफरा आता है ना, दैट इज बिटवीन 2 to 64 mm, मतलब कि वो 6 सेंटीमीटर तक के बड़े बड़े। सो इट इज ग्रेवल। सो ड्रिफ्ट डजंट मीन्स इट इज ओनली एश। इट इज एन डिपॉजिट जो वॉल्केनो में से फटा है और तुरंत जाके गिर गया। दैट इज अवर प्रोफेसर डिपॉजिट्स। अब जैसा जितना दूर जाएंगे, द क्वांटिटी ऑफ एश जो क्ले है उसका क्वांटिटी बढ़ेगा। वॉल्केनो के नजीक है तो आपका ग्रेवल का जो है वो बढ़ेगा, और उस रॉक को हम कहेंगे वॉल्केनिक एग्लोमरेट। तो इस टेबल में से एनीथिंग बिटवीन 10 20 to 35 सीम्स टू बी अ गुड कंडक्टिविटी यस, और गुड स्पेसिफिक, कंडक्टिविटी। है ना? ठीक है। एग्जैक्टली। जो ओपनिंग जो लेक्चर जो था इस विषय के ऊपर, जो सर ने जो प्रेजेंट किया, दर्शित भाई ने, एक तो ये समझना, मैं जो समझ पाया कि जमीन के नीचे जो भी है वो एक्वीफर नहीं है। एक्वीफर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाले रॉक को ही हम कहेंगे जिसमें पानी स्टोर होगा और वो पानी कुआं करने पे हमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी तीन भी हो सकते हैं, जिसको एक्वीफ्लूइड कहा हमने, या एक्वीटार्ड कहा, या एक्वीफ्यूज कहा। तो हम जहां पे भी आप जिस जगह पे खड़े रहेंगे, इसके नीचे ये चार में से कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे जो भी है वो एक्वीफर है। तो ये पहला एक टेक अवे मैं समझा कि इसका ये था। इसके साथ साथ जो दूसरा जो टेक अवे ये था कि पानी जो है एक्चुअली पत्थर में नहीं रहता है। जो रॉक जो है उसका जो मेन मटेरियल है, जिसको हम मिनरल कहें या ग्रेन्स कहें, उसमें पानी नहीं रहता है। उसमें बहुत सारी और चीजें रह सकती है, लेकिन उसके बीच की जो जगह है वो जगह के अंदर पानी रहता है। अब जगह कितनी है ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ दर्शित भाई ने अभी हमारे साथ डिस्कस की है। आगे चल के भी हम 2-3 और लेक्चर्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो जगह क्या है। तो ये समझने जैसा है। अब जगह क्या है, कैसी है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक, वो रॉक क्या है। अगर वो सैंडस्टोन है रॉक, तो फिर उसमें जगह ही जगह है। एक दूसरा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ चीज जो है, जो पहले हम आपके साथ बहुत डिस्कस किया गया था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या हुई है। जैसे उन्होंने दो चित्र बताए थे, एक चित्र में लिखा था वेल सॉर्टेड और दूसरे में लिखा था कि पुअरली सॉर्टेड। अब वो पुअरली सॉर्टेड क्यों हुआ था? क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी प्रोसेस हुई थी कि जिसकी वजह से मटेरियल अच्छी तरह से सॉर्ट नहीं हो पाया। तो अगर पुअरली सॉर्टेड है तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्स जो थे उसको छोटे कणों ने और भर दिया है, तो उसका मतलब है पोरोसिटी को और कम कर दिया गया था। तो ये दूसरा टेक अवे था कि पानी जो है वो जमीन में जब भी रहेगा तो उसके जो जगह है उसके अंदर रहेगा। तीसरा जो टेक अवे जो मैं समझा इस प्रेजेंटेशन का, वो इस तरह का था कि जो नीचे जो मटेरियल जो है, अगर पोर्स नहीं है, मान लीजिए पोर्स नहीं है, तो फिर भी मटेरियल को रहने के लिए एक जगह मिल जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्स। कि जो दरारें हैं, फ्रैक्चर्स जो है, फ्रैक्चर्स के अंदर भी पानी रह सकता है। दर्शित भाई ने अच्छे से बताया कि नॉट ओनली पानी, यहाँ पे तो ऐसा हुआ है कि वो बेसाल्टिक फ्रैक्चर्स के अंदर अब गैस मिल रहा है, क्योंकि नीचे वाले स्ट्रेटा जो थे उसमें कुछ गैस फॉर्मेशन हुआ होगा जो ट्रांसमिट हुआ, क्योंकि गैस इज लाइटर, तो वो ट्रांसमिट होकर ऊपर तक आया। और वो जो वॉइड्स जो बने हुए थे, खाली जगह थी, उसमें अब वो गैस भर गया। तो तीसरा जो टेक अवे जो था, मैं जो समझा इस प्रेजेंटेशन का, वो इस तरह से था कि अगर फोर्स नहीं है तो फिर देर इज अ चांस कि अगर हार्ड रॉक है और फ्रैक्चर्स है तो फ्रैक्चर्स के अंदर भी पानी रह सकता है। अब कितना पानी रह सकता है, कितना पानी यील्ड कर सकता है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। हम उसका एक अलग से, उसका एक फिजिक्स का एक लेक्चर हमने रखा है, तब हम ये पूरी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये था कि आप थोड़ा इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाए कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कलेश भाई, सॉरी बीच में इंटरप्ट सुनीता जी,
मैं बस ये जानना चाहती थी कि ये एक्वी फ्लूइड को जो हमने डिस्कस किया उसका क्या रेलेवेंस था। मतलब एक्वीफर और ये सब तो समझ में आया, बट एक्वी फ्लूइड जो कि मतलब जैसे आपने बताया कि वो एक्विट्यूड ना तो परमेबल है ना ही मतलब वो लेता है ना छोड़ता है, एक तो थोड़ा सा बस वही समझना था मुझे। देखिए एक्विट्यूड जो मैं समझ पाया, आपसे पहले भी मैंने ऐसे लेक्चर्स अटेंड किए हैं उससे, कि ये जो है ना इसमें पोरोसिटी तो होती है, पानी भी रह सकता है, शायद ज्यादा रह सकता है, आप ये भी समझ लीजिए, लेकिन वो पोर साइज इतनी छोटी होती है कि वो पानी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। तो जो अगर आप अगर क्लेई स्ट्रेटा है, हाँ, तो क्ले स्ट्रेटा में पानी तो रह जाएगा, लेकिन अगर आप कुआं बनाएंगे तो बहुत ही कम पानी मिलेगा। एक बार वो कुआं खाली हो गया तो उसको फिर से भरने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो एक्विफ्लूइड जो है वो इन अ वे पानी स्टोर तो कर लेता है, लेकिन पानी देता नहीं है। तो वो हमें इसलिए काम करनी है क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर यूज की, तो वी नीड एक्वीफर, क्योंकि हमें पानी वापस लेना है। पानी स्टोर जो हुआ है वो स्टोर वाटर हमें वापस चाहिए। अगर स्टोर वाटर वापस नहीं मिलता है तो हमारा इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। तो एक्वीफ्लूइड जो है वो उस कैटेगरी का रॉक है कि जहां पे पानी ले तो लेगा लेकिन वो वापस देगा नहीं। देगा तो इतना कम क्वांटिटी देगा, इतना स्लो देगा कि हमारा इंटरेस्ट उसमें ज्यादा टिकेगा नहीं। शैलेश भाई, हाँ जी बोलिए ना। आ, मेरा एक सवाल था, जैसे सर ने बताया था ना कि कैपिलरी की वजह से थोड़ा सा फॉल्स वाटर टेबल आ जाता है। हाँ। सो नॉर्मली जैसे कुआ का तो डायमीटर काफी बड़ा होता है, और आपने बताया था कि अगर बड़ा डायमीटर मतलब बड़ी वो होगी कैपिलरी तो पानी कम चढ़ेगा, तो फिर उसमें तो आई थिंक ये चांस नहीं होना चाहिए ना। और वेल जो ट्यूब वेल है उसमें ऑब्वियसली डायमीटर छोटा होता है, तो उसमें कितना चांस होगा ये? समझे, आप बोरवेल और कुएं का डायमीटर से कैपिलरी की डायमीटर से कंफ्यूज ना हो। बेसिकली जो रॉक है, रॉक टाइप है, उसमें जब ग्रेन एक साथ बैठते हैं तब जाके एक जो ट्यूब या कैपिलरी बनता है, इसके साथ है। आप इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें कि कुएं का क्योंकि वो बड़ा डायमीटर हो गया तो वहां कैपिलरी नहीं होगा, और क्योंकि ट्यूबवेल में भी कैपिलरी नहीं होगा और वेल में भी कैपिलरी नहीं होगा, क्योंकि वो जो डायमीटर है वो कैपिलरी ट्यूब के डायमीटर से तो कई गुना ज्यादा बड़ा है। हाँ, काफी गुना ज्यादा हो गया वो तो, लेकिन राइट। लेकिन होता क्या है, जब हम कुआं खोदते हैं या बोर करते हैं तो पहले हमें ड्रायर स्टेटस आते हैं। जब ड्रायर स्टेटस खत्म होते हैं उसके बाद हमें मॉइस्ट स्टेटा आते हैं। जब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वो मॉइस्ट स्टेटा में और ज्यादा मॉइस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि एक लेवल के ऊपर हमें इतना सफिशिएंट मॉइस्ट लगे कि हमें लगे कि हमने वाटर टेबल को इनकाउंटर कर दिया है। तो दर्शित भाई वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जब ऐसा होता है तब वो अभी भी वाटर टेबल नहीं है, सेचुरेटेड जोन को अभी आपने यू हैव नॉट रीच्ड। अभी भी वो जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से इट बिकम मोर मॉइस्ट। लेकिन जब इसके नीचे जब आप जाते हैं देन आपका एक परमानेंट वाटर टेबल जैसा सेचुरेटेड जोन आता है, जिसके अंदर आपको वहां तक आपको जाना है। आपको वहां तक भी नहीं जाना है, एक्चुअली उससे और नीचे पर जाना है, क्योंकि जब आप पंप करेंगे तो बिकॉज ग्राउंड वाटर इज अ डायनेमिक, तो ग्राउंड वाटर टेबल विल गोइंग टू ड्रॉप। तो वो पूरा आगे हम जब ग्राउंड वाटर फ्लो वगैरह को समझेंगे तब उसको समझेंगे कि इसके साथ क्या होता है। लेकिन आपका जो कंफ्यूजन जो है आप उसको दूर कर दीजिए। बोरवेल और वेल इसके डायमीटर से कैपिलरी के डायमीटर को कोई मतलब नहीं है, इट्स अ वेरी फाइन। कैपिलरी नॉर्मली हमारा हेड साइज जो होती है उससे भी मतलब उसके आसपास की ट्यूब बनती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर आता रहता है। और नॉर्मली मतलब ये कितना पिट तक आ जाता होगा जैसे कैपिलरी में, अगर ग्राउंड वाटर के हिसाब से हम बात करें तो? दैट डिपेंड्स ऑन दी एक्चुअली ग्रेन साइज। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा फाइन है तो 2-2, 3-3 मीटर तक भी जाता है। ओके। हाँ, अगर बिल्कुल फाइन है तो वहां तक भी जाता है। और जब मैं आसाम में था, आसाम में जब हम ड्रिलिंग कर रहे थे एक्सप्लोजिव के लिए, तो वहां पर ये हमें बहुत बार मिल जाता था, क्योंकि हमें एक्सप्लोजिव प्लांट करने होते थे, नीचे सिस्मिक सर्वे चल रहा था। तो कई कई बार 10 मीटर गहरा वेल जाता है, कई बार 20 मीटर, क्योंकि एक्सप्लोजिव कई बार
10 किलो होते हैं, कई बार 15 किलो होते हैं। एक होल में इतना बड़ा एक्सप्लोजिव का ब्लास्ट होता था, 10 kg, 15 kg, 20 kg। तो उस हिसाब से हमें ड्रिलिंग करना रहता था, जिससे हम लोग वेल शॉट्स कहते थे कि भाई इस वेल में हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं। तो ड्यूरिंग दैट टाइम कई बार जैसे कि वो ड्रिल तो कर रहे हैं, वहां पर तो क्या होता है कि एक तो जंगल है, घना जंगल था। तो दो टाइप की रिग चलती थी, एक तो मैकेनिकल रिग थी और दूसरी थी हैंड। यूजुअली हाथ ऐसे ऊपर रख के दे यूज टू, क्योंकि बिल्कुल अनकॉन्सनट्रेटेड सेडिमेंट्स थे सारे, तो वैक्यूम यूज करके वहां के जो अ, जंगल में काम करते थे ना जो सारे बंदे, वेवर यार मैंने कहा कि देवर वेरी गुड इन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वो वैक्यूम से ऐसा हाथ बंद करके धीरे 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 क्लियर बाहर निकलते थे, तो कई बार पानी आ जाता था। तब पता चलता था कि ओके दिस इज दी दिस इज दी कैपिलरी राइज। ठीक है, हम लोग यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर एक्सप्लोजिव हम जो है हमारा प्लांट कर लेंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड वाटर के लिए हम लोग ड्रिल नहीं कर रहे थे। हम्म अभी हर एक जगह पर ये आता भी नहीं है, ऐसा नहीं, जहां जहां पर फाइन ग्रेन डिपॉजिट हुआ है फॉर एग्जांपल, वहीं पर ये हमें मिलेगा। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये हर एक जगह पर हमें कैपिलराइज मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर पूरा सीक्वेंस बोल्डरी बेड्स है तो हमें कैपिलराइज मिलने वाला नहीं। नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। तो अतनु का क्वेश्चन था कि ज्वेनाइन वाटर के ऊपर कच्छ में कुछ रिसर्च हुआ है, तो सर ने कहा कि नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक मुद्दा होता है, तो लोग उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने शायद 100 या 1000 सैंपल ले लिए, एनालाइज भी कर लिए, लेकिन फिर नहीं भी मिला। आपको एक बूंद नहीं मिला। तो क्या और करें? आपके कभी कभी लक है तो आपको बहुत आसानी से मिल गया, तो इसलिए ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसलिए नॉर्मली लोग इसमें नहीं करते हैं। मिनरोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग हाँ, है, तो लोग मिनरोलॉजी में काफी काम कर लेते हैं। यूजुअली क्या करते हैं, पेट्रोग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। लक बाय चांस अगर मिल जाता है तो वेरी वेरी गुड। यूजुअली क्योंकि इट इज वेरी वेरी रेयर फिनोमेना कि पूरा क्विजिंग में एक आपका जो है वो ड्रॉपलेट या तो कुछ ऐसा बच जाए, और वो बच जाए और वो वापस उस फॉर्म में होना भी चाहिए। ठीक है अजय जी, आपका कोई क्वेश्चन हो? आ, मुझे स्प्रिंग के बारे में पूछना था। अभी आपने जैसे बोला स्प्रिंग का, तो महाराष्ट्र में, हाँ, तो महाराष्ट्र में जो हिली एरिया है, जैसा वेस्टर्न घाट और हाँ हाँ, बेसॉल्ट का एरिया है, तो इधर ज्यादा स्प्रिंग दिखते हैं। यस तो दिखते हैं। मोस्टली बेसॉल्ट रॉक के ही एरिया में स्प्रिंग दिखते हैं, या बाकी के भी, जैसे नहीं नहीं, मेटामॉर्फिक और एक्चुअली सेडिमेंट? स्प्रिंग जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, और जो आपको जो दिख रहे हैं ना जैसे कि महाराष्ट्र में, वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट स्प्रिंग्स हैं। कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, जैसे कि बसाल्ट तो है लेकिन ऊपर का लेयर जो है दैट इज इरोड, मतलब कि वेदर्ड कंडीशन अल्टर्ड है, तो वो थोड़ा सॉइल है, ह्यूमस है या तो रेगोलित है। तो क्या हो जाएगा, पानी उसके अंदर स्टोर होगा, नीचे जाएगा। अब नीचे हार्ड रॉक टेरेन है बसाल्ट। ठीक है, अब जैसे कि जैसे यस यस। या तो दिस इज अ माउंटेन, और ये जो है दैट इज अ बेसाल्ट ट्रैप, ये फ्रेश बेसाल्ट है। ठीक है, यहाँ से पानी गया, ये रेगोलिथ है, यहाँ से बढ़िया सा पानी स्टोर हुआ। अब ये बेसाल्ट कहीं ना कहीं फ्रेश बेसाल्ट यहाँ पर एक्सपोज है ऑन दिस कट, तो यहाँ से आपको पानी गिरता हुआ दिखेगा 2-3 दिन के लिए। तो दैट इज अवर कॉन्टेक्ट स्प्रिंग। फिर आता है थर्मल स्प्रिंग, आता है टेबुलर स्प्रिंग, आता है फिर टेक्टोनिक प्लेट फॉल्ट कंट्रोल स्प्रिंग आता है। तो अजय जी, आगे आगे चल के एक योगेश भाई का एक प्रेजेंटेशन है, कब शेड्यूल करेंगे पता नहीं, लेकिन उसको शेड्यूल करेंगे जरूर। वो है स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट। जैसे आपने वाटर शेड और वाटर शेड मैनेजमेंट, ये टर्मिनोलॉजी से वाकिफ है, ऐसे ही काफी जगह पे जहाँ पे स्प्रिंग्स डोमिनेट करती है, तो स्प्रिंग शेड क्या होता है और उसके मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके ऊपर 1 या 2 घंटे का उनका एक लेक्चर या प्रेजेंटेशन है, उसको हम डिजाइन करेंगे। और जो मैं समझा था, ये मतलब एकदम 180 डिग्री डिफरेंट है वाटर शेड से। तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है। कभी भी शेड्यूल, जब मतलब शेड्यूल करेंगे जरूर, लेकिन कब करेंगे उसको देखते हैं, इसको हमारे लेक्चर को फ्लो को देखते हुए। क्योंकि हमारे फील्ड एरिया में बहुत ज्यादा स्प्रिंग्स हैं। हाँ सारे ऑलमोस्ट आप जितने भी, त्र्यंबकेश्वर और जो एरिया है, उधर हाँ बहुत ज्यादा स्प्रिंग्स है। बहुत ज्यादा स्प्रिंग्स है, सारे कॉन्टेक्ट स्प्रिंग्स है आपकी।
और वो बिल्कुल बढ़िया था, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यस यस, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो और अगर आपके प्रश्न नहीं है तो सेशन को यहाँ ब्रेक करते हैं और 11:30 को फिर से जुड़ते हैं। और तब हम जो कुछ भी एस्पेक्ट अभी जो टच किए हैं दर्शित भाई ने, उनको वन बाय वन उसको डिटेल में समझते हैं और उसको लोकल रॉक टाइप या उसके एग्जांपल के साथ उसको लिंक करते हुए समझते हैं, ताकि आप इस सब्जेक्ट को ज्यादा रिलेवेंट बना पाए आपके काम के लिए।